नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। मैं कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का एक वीडियो बनाया था जिसे मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डेफिनेशंस और उसके मैंने 7 प्रॉपर्टी आपको बताई थी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का दो प्रॉपर्टी और कुछ स्पेशल चीज़ और क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सेम टॉपिक हमने इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोग को इसका पार्ट 1 करा दिया है जिसमें हमने डेफिनेशंस और 7 गो प्रॉपर्टीज पढ़ाया। अगर वो वीडियो डेफिनेशंस की क्या होता है और इसका 7 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो ये वीडियो देखने के पहले उस वीडियो को देख लें, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट में शेयर कर दिया है, आप उसको देखिए, तभी जाके यहाँ से 8वां प्रॉपर्टी समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो मैं तो एक ही बात हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो को देखा। मेरा वीडियो देखने के पहले कॉपी कलम हाथ में ले ले, पेपर पेन को हाथ में लेके बैठे और जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं उसकी नोट्स बनाते जाएं, तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ आप देखोगे तो ठीक है, बट एक फेयर बनाते चले जाओगे, क्योंकि मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ टॉपिक बाय टॉपिक, जिससे आपका नोट्स भी कंप्लीट होते जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा साधन है नहीं कि मैं आपको नोट्स को PDF में डालूं, तो आप लोग मेरे साथ ही नोट करें पॉज कर करके, और जहाँ पे लगे आपको कि आपका दिमाग अब ख़राब हो गया वहाँ पे पॉज बटन दाब ले, और बाकी आगे का बात आप जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना उदास रहे ज़िंदगी में पढ़िए, पढ़ाई से ही सब कुछ मिलेगा। आज का जो हमारा वीडियो है, एक बार हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ज़रा 2 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। ELOF एक अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो मैंने बताया था कि मान लो मैंने एक सिस्टम ले लिया +Q -Q, ठीक है, और इसके बीच का दूरी मैंने R ले लिया। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q0, जिसका दूरी इस Q से और इस Q से सेम है, ठीक है। ऐसा कुछ, ये Q के कारण इस Q0 पे फोर्स लगेगा किधर, ये Q0 के कारण इधर फोर्स लगेगा। इस Q0 पे इस Q चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा इस Q0 पे, वो किधर लगेगा, इधर, माफ कीजिएगा, इधर लगेगा। और ये -Q चार्ज के चलते इस Q0 पे फोर्स लगेगा इधर। मान लीजिए इस Q0 पे +Q फोर्स लगाया F1 और ये -Q Q0 पे फोर्स लगाया F2, तो जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा इधर F रिजल्ट या F नेट। ये इस F नेट से ये Q0 क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये Q0 चार्ज जब F रिजल्टेंट फोर्स इस पे काम करेगा तो ये चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, जिसके चलते इस चार्ज का बाकी दोनों चार्ज से दूरी क्या होगा, चेंज होगा। अब जब दोनों चार्ज से दूरी चेंज होगा तो फिर इस Q0 पे जो Q के द्वारा जो लगा रहा था फोर्स F1 वो चेंज,
इस माइनस क्यू के चलते जो F2 फोर्स लग रहा था वो चेंज, फिर अगर ये दोनों चेंज होगा तो फिर जो रिजल्टेंट फोर्स इस पे लगेगा वो चेंज। तो इस प्रकार से ऐसा होते चला जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा होते चला जाएगा और ये Q0 इस पाथ पे ऐसे चलेगा, ये Q0 क्या होगा, इस पाथ पे ऐसे चलेगा और इसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते थे। मैंने कुछ आप लोग को ऐसा पिछले वीडियो में पढ़ाया है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। और इस पॉइंट, इसके किसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये भी बात बताए थे हम। ये जो पाथ है, इस पाथ पे मान लो मुझे इस पॉइंट का चाहिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं। वो टेंजेंट इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये इमेजिनरी होता है, ठीक है, भले ही रियल सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है लेकिन होता है इमेजिनरी। इट रिप्रेजेंट ओनली रियल सिचुएशंस। ये सब बात हमने कर रखा था। उसके बाद मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी, वो सातों प्रॉपर्टी का सूची बता दें। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर भागता है किससे भाई, पॉजिटिव चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज के करीब आता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं, इसका कारण ही बताया था, 2 टेंजेंट पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट पे। उसके बाद मैंने बताया था, ये सारे मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताए हैं और ये बस मैं आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने चौथा बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो क्लोज कर्व नहीं होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के एक्सर्ट लेटरल प्रेशर जो एक्सप्लेन करता है कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट नहीं, पोजेस लॉन्गिट्यूडनल टेंशन जो एक्सप्लेन करता है कि डी सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और एक 7वां मैंने बताया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या बताया था 7वां प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है। कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर के सरफेस के बाहर नॉर्मल होता है, क्यों नॉर्मल होता है वो सब मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। इतना सारा चीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट है। ऐसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 का लिंक डाल दिया है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम लोग। मैंने ये पार्ट 1 में सारा डिटेल्स में शेयर किया है, ठीक है, तो आप लोग अपन लोग वहाँ पे जाके देख लेंगे, पूरे अच्छे से मैंने बताया है, सब एक कारण के साथ मैंने बताया, ठीक है। पार्ट 1 में अपन लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ा है इसको, आप लोग वहां पे जाके देख ले। मैंने बस यहाँ 5 मिनट रिवीजन करा दिया है।
आज का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बतलाता है, सुनोगे भाई। ये प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 बतलाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स do not exist in the closed conductor. That is line of force do not pass within conductor. ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 है। ठीक है, हो सके आप लोगों को थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा हो या सुनने में दिक्कत हो रहा हो। This is called electrostatic shielding. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, देखो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये प्रॉपर्टी कहता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई कंडक्टर है, लिखता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द क्लोज्ड कंडक्टर, मतलब क्लोज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता है? देख लो, यहाँ से निकल रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर से जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है इसकी तरफ, प्लस से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, पिछले वीडियो में बताया आपको। और यहाँ पे प्लस से निकल रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है।
यहाँ ये प्लस से निकल रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। तो जो इन दोनों पोर्शन की जो बीच का जो पोर्शन है, थोड़ा इसको बड़ा कर ले, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं ना, वो कंडक्टर के मतलब क्लोज कंडक्टर के में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। ठीक, जैसे इसके पिछले वाला प्रॉपर्टी था कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है। क्यों? अगर नॉर्मल नहीं होगा तो कंपोनेंट टूटेंगे, कंपोनेंट टूटेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू होगा, जिसके चलते करंट आ जाएगी और हम यहाँ पे सिचुएशन लेके क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होना चाहिए। तो उसी प्रकार जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग लेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गया। इसके बीच में जो अंदर जो क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पार्ट में हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 8। इसको बोल सकते हो लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास विद इन कंडक्टर। मतलब लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो कंडक्टर में पास नहीं करता, कंडक्टर के विद इन पास नहीं करता। ये कंडक्टर का विद इन पार्ट है, क्लोज्ड पार्ट, क्लोज्ड कंडक्टर है। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से बस यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, इसको यहाँ से यहाँ तक मतलब है, ये बीच में फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहाँ पे एक मैंने पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया, मैंने फील्ड निकाला ऐसे, इसको ऐसे भी निकाला, तो ये दोनों के जो बीच का हिस्सा है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वहाँ लाइन ऑफ फोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। 7 नंबर प्रॉपर्टी, 8 नंबर और अब जो 9 नंबर बताने जा रहे हैं वो भी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम आप लोग इसको लिखिए, मैं 5 काउंट करता हूँ। ठीक है, तो लिख लिए इसको आप लोग, मिटा रहे? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास विद इन द कंडक्टर एंड द प्रॉपर्टी नंबर 9, क्राउडेड, ऐसा कुछ सुने होंगे आप लोग, क्राउडेड लाइन ऑफ फोर्स represent strong electric field and spreaded electric line of force represent weak electric field। जो क्राउडेड होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये क्राउडेड है और ये स्प्रेडेड है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो स्ट्रांग है और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीक है। ठीक है, तो ये स्प्रेडेड है, फैला फैला, ये क्राउडेड है, सटा सटा। अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्ट्रांग है और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इसके पीछे रीज़न है और वो रीज़न वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 यही है, क्राउडेड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड and spreaded electric line of force represent weak electric field। ठीक है,
इसको नोट कीजिए। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, नोट कर लिए। देखो रिलेशनशिप देखिए ऐसा क्यों होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स and electric intensity at a point। इस प्रॉपर्टी में मैंने आप लोगों को बताया ये प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है, ठीक है। ये मैंने बताया जो कि स्प्रेडेड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, जो क्राउडेड होता है क्राउडेड होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, जो स्प्रेडेड होता है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। जो मैंने आपको बताया उसके पीछे कारण है। कारण क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का रिलेशन किसके साथ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। कहता है रिलेशन number of line of force number of lines of force per unit area crossing at a right angle number of electric line of force per unit area crossing at right angles to the direction of electric intensity at every point is directly proportional to the electric field। is directly proportional to the electric field। ये रिलेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मान लो अगर डेल्टा एन नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और डेल्टा ए क्या है, एरिया है जिस सरफेस से गुजर रहा है, जनरली स्फेरिकल सरफेस ही होगा, ठीक है, उस सरफेस का एरिया है और ये गुजरेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कैसे गुजरेगा, उस सरफेस से जब क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की उस पॉइंट के डायरेक्शन के राइट एंगल होगा। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ये वाला पार्ट मिटा दें, ठीक है, ये टॉपिक मिटा रहे, प्रॉपर्टी नंबर 9 का ही हम लोग ये पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो डेल्टा एन होते हैं ना बाई डेल्टा ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब तुमको समझ में आ रहा है,
कि जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जहाँ पे कम होगा वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वीक होगा। ठीक है, क्यों? इस नियम से, इस नियम से। ठीक है, रटना नहीं है, महसूस कीजिए, फील कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना भी उसका नंबर हो और वो क्रॉस करेगा पर यूनिट एरिया, ठीक है, एट राइट एंगल। किसके राइट एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के राइट एंगल, जिस पॉइंट के सरफेस के जिस पॉइंट से ये फील्ड गुजरेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और डेल्टा एन बाई डेल्टा ए, ठीक है, यहाँ पे ये हटाओगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आता है, प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशंस बनता है। इस इक्वेशन को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, इस इक्वेशंस को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, हम कर देते हैं जस्टिफाई। पहले ये बात तो समझ लीजिए, पहले ये बात तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो पर यूनिट एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पे, सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे। बेशर्ते याद रखना है कि जो लाइन ऑफ फोर्स होगा वो नॉर्मली जाना चाहिए, राइट एंगल जाना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए, नोट कीजिए। मिटा रहे इसको। अब देखो, हमारे पास इक्वेशन आया डेल्टा एन बाई डेल्टा ए बराबर हाफ समेशन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अब देखिए इसको जस्टिफाई करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या पढ़ते हैं? के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट गुना ई बराबर कितना हो गया? क्यू बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो है वो किसके बराबर है? ये जो है वो किसके बराबर है? डेल्टा एन बाई डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा एन बराबर क्या हो गया? Q इंटू डेल्टा ए बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? अभी बताए थे आप लोगों को, स्फेयर होता है। तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल, दैट इज डेल्टा एन इक्वल टू क्यू। यानी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो किसके बराबर हो गया? चार्ज, मतलब जो उस स्पेस है, उस स्पेस वो कितने के बराबर आ गया? टोटल चार्ज के बराबर आ गया। इस बात से जस्टिफाई होता है, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो इस डेरिवेशन से ये पता चलता है, इस बात से, कि डेल्टा एन बाई डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट गुना ई के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लेंगे ये, और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, और ये जो है वो एक यूनिट एरिया के लिए है, तो टोटल एरिया के लिए कितना हो जाएगा? इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो निकला है ये क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर जो आया है, जो कि एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर है। और एप्सिलॉन नॉट ई क्या है? पर यूनिट एरिया के चलते हैं ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो टोटल एरिया के चलते कितना होगा? एरिया से मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन टोटल एरिया क्यू के बराबर आ रहा है, चार्ज के बराबर आ रहा है, जो सही है। इसका मतलब ये इसका रिलेशन होता है, और ये एक कारण है जिसके चलते नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके चलते क्राउडेड वाला जो होता है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो स्प्रेडेड होता है, फैला फैला, वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज एंड डेरिवेशन एंड रिलेशंस इज कंप्लीट। आपका ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का 9 गो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दिया। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 प्रॉपर्टी आ सकता है,
चार प्रॉपर्टी आ सकता है, प्रॉपर्टी का कारण आ सकता है, मैंने सारा बता दिया आपको। जनरल आता है, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों इंटरसेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के नॉर्मल क्यों होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब मेरे पास पढ़ाने को है, ठीक है, इसको भी बना लीजिए। ठीक है, 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इरेज करें। ठीक है, चलिए अब मेरे पास एक टॉपिक है और थोड़ा सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। देखिए, इसके लिए मैं 4 तस्वीर बना रहा हूं। देखिए, यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन अलग है। यहां पे डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट डायरेक्शन सेम है। यहां पे ना तो मैग्नीट्यूड सेम है और ना ही डायरेक्शन सेम है, आर डिफरेंट। यहां पे ये गैप, ये गैप, ये गैप, इसको थोड़ा और छोटा, सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है एंड डायरेक्शन सेम। ठीक है, ऐसे को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल रहे, ये पैरेलल है, और दो कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच का दूरी हर जगह बराबर हो, ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब उसके प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल तो है, पर यहां पे डिस्टेंस इतना, यहां डिस्टेंस इतना, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है। यहां पे ये डिस्टेंस तो सेम है, बट यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल ही नहीं है, और यहां पे तो ये डिस्टेंस भी नहीं सेम है और पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ ये पैरेलल भी है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इसको बोलेंगे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कब होगा? जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल हो और इक्वी डिस्टेंट पे हो। ठीक है, जब हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या हो? पैरेलल हो और वो इक्वी डिस्टेंट पे हो, तब हम ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, वो पैरेलल भी होना चाहिए और साथ में इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसको बोलेंगे? ठीक है, बोलेंगे व्हेन
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म कहलाएगा। क्यों यूनिफॉर्म कहलाएगा? ठीक है, क्यों यूनिफॉर्म कहलाएगा? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पे एक होगा। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर, तीनों लाइन पैरेलल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स along axis, ऐसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसे निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ऐसे निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, और एक्स डॉट डॉट बनाइएगा तो निगेटिव जेड एक्सिस, और क्रॉस क्रॉस बनाइएगा तो पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कैसा है? सिंबॉलिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का along x एक्सिस। द टॉपिक इज कंप्लीट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसका प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम लोग आईआईटी का कुछ क्वेश्चंस और मेडिकल का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको नोट कीजिए। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एक सवाल पूछा है, आईआईटी मेन 2015 का सवाल है। 2015 का ये प्रश्न है, देख लीजिए। सवाल है थोड़ा सा लाइट, साउंड और स्पेस, इन तीनों चीज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। आईआईटी मेन 2015 का सवाल है। ठीक है, आईआईटी मेन 2015 का सवाल है। ABCD ऑप्शन है, मेन का सवाल है, 2015 में पूछा। कहता है ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज हाफ समेशन इन द अपर हाफ and the negative surface charge minus half summation in the lower half. The electric line of force around the cylinder will look like. और ये जो फिगर बना है ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, देखिए सब में देख रहे होंगे आप, सिलेंडर है, सब में ये सिलेंडर जैसा बनाया है, सिलेंडर इसको मान लीजिए, और इसका हाफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी का हाफ निगेटिव चार्ज है सब में। ये आपके पास क्वेश्चन है, बोला है सवाल में, एक सेल है, सिलेंड्रिकल सेल है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल, कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज हाफ समेशन इन द अपर हाफ में पॉजिटिव है। ठीक है, इसका हाफ समेशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और बाकी अपर हाफ के लिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस हाफ समेशन दिया है सवाल में। तो बोलता है बताओ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक। यही प्रश्न है हमारे पास। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। चारों फिगर में वही किया है, चारों ये फिगर जो दिया है, ठीक है, ये दोनों फिगर तो लगभग एक जैसा दिख रहा है, बाकी ये दोनों फिगर अलग है। तो सारे फिगर में पॉजिटिव चार्ज से निकाला है और निगेटिव चार्ज से के अंदर डाला है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है
और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है। तो इसका मेन आंसर कौन सा होगा? ठीक है, कहता है कि सिलेंड्रिकल सेल है और उसके अंदर हाफ सर्किल पॉजिटिव चार्ज है और हाफ सर्किल नेगेटिव है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा वो कैसा दिखेगा? तो एक बात का हम ध्यान और रखते हैं, क्या आपको बताए हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। वही एक हमारे पास ऐसा भी गुण है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी चारों में से कौन सही होगा। क्यों? क्योंकि जो पहला प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और निगेटिव चार्ज, चारों फिगर में वही है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, निगेटिव चार्ज में जा रहा है। इस प्रॉपर्टी के आधार पे आप आंसर को नहीं ढूंढ पाइएगा। यहाँ पे आंसर ढूंढना होगा कि आपका कैसे निकल रहा है। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर ये है कि आपको बताए हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो कंडक्टर के सरफेस से नॉर्मल होता है। क्यों होता है ये भी बताए थे, क्योंकि कंपोनेंट उसका ना टूटे। तो उस आधार पे देखा जाए तो इसका आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, ये भी नॉर्मल नहीं है, ये भी नॉर्मल नहीं है, ये भी नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है। ये सिलेंडर के सरफेस के नॉर्मल है, देखो। ठीक है, ये सिलेंडर के सरफेस के नॉर्मल निकल रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये सिलेंड्रिकल सेल है, तो इस सिलेंड्रिकल सेल है तो इसके टेंजेंशियल देखोगे तो नॉर्मल जैसा दिख रहा है। ठीक है, बाकी ये ना ये नॉर्मल है, ना ये नॉर्मल है, ना ये नॉर्मल है। ठीक है, तो एक स्कीमेटिक डायग्राम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हम लोग 1 2 3 4 5 मिटा रहे। चलिए, एक सवाल है, अब एक दो सवाल और है, इस पे कुछ एडवांस का सवाल है। मैं 2 सवाल बताऊंगा और एक सवाल आप लोग को करने के लिए दूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। और इसका फर्स्ट वीडियो आपको पता होगा, ये सेकंड वीडियो है ELOF का। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लें वहां से। अगला सवाल है IIT एडवांस 2011 का। देखिए क्वेश्चन है बाबू, IIT एडवांस 2010 का, सॉरी 11 का नहीं। MTOCO का मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब चारों ऑप्शन सही हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी इसके सही हो सकता है। अब एक से ज़्यादा मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए फ्यू इलेक्ट्रिक लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज Q1 and Q2 at 2 different points on the x-axis are shown as a line suggests that। ये क्वेश्चन है, ये इसका फिगर है, ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, ये 4 गो ऑप्शन है। अब यहाँ तो कंफर्म है कि अगर A सही होगा तो B नहीं सही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात बोला है। Q1 अगर बड़ा है तो Q2 छोटा होगा, तो फिर इसमें Q1 छोटा नहीं हो सकता, यानी A और B दोनों में से कोई एक सही होगा। C और D भी अपोजिट बात बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। C और D भी अपोजिट बात बोला है, C और D का सेम ऑप्शन है, बस यहाँ पे जहाँ लेफ्ट लिखे हो ना वहाँ पे बस राइट कर दिया है। C में क्या ऑप्शन लिखा है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज 0। यहाँ पे बोला है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ द राइट ऑफ Q2। ये लेफ्ट ऑफ Q1 मतलब इधर की बात की है, और ये राइट ऑफ Q2 यानी Q2 के राइट की बात की है। ठीक है, राइट ऑफ Q2, ये यहाँ पे सवाल है, बाकी ऑप्शन सेम है। ठीक है, आप लोग को देख रहे होंगे तो Q1 से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है और Q2 में जा रहा है, इसका मतलब Q1 पॉजिटिव चार्ज, Q1 इज पॉजिटिव चार्ज और Q2 इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
Q1 is पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 इज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Q1 से लाइन निकल रहा है और Q2 पे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब Q1 चार्ज दोनों जो का मॉड होगा और Q2 का मॉड, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q1 चार्ज बड़ा होगा। ठीक है, Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो जो Q1 चार्ज होगा वो ग्रेटर होगा Q2 से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। इज दैट क्लियर? Q1 चार्ज बड़ा होगा। ठीक है, Q1 चार्ज आपका क्या होगा? बड़ा। Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो जो मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में Q1 बड़ा होगा Q2 से। ठीक है, क्योंकि Q1 से ओरिजिनेट हो रहा है, Q2 में तो टर्मिनेट हो रहा है। पहला ऑप्शन। जब A सही है तो B सही नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं C और D की। C में कहता है कि Q1 से कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और D में कहता है Q2 से कुछ दूरी पे फील्ड 0 होगा। या तो दोनों गलत है, तो दोनों में से कोई एक सही होगा। दोनों तो सही हो नहीं सकता। Q1 से लेफ्ट में Q1 चार्ज से फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पे लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये संभव नहीं है बाबू, क्योंकि Q1 से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट वाला ये चार्ज है। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना रहा है, उस चार्ज का कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 कैसे हो सकता है? इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है। इसका मतलब ये Q1 जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटर चार्ज है, मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो कुछ दूरी पे कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने का तो सवाल ही नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। अब बात करते हैं डी का। ठीक है, डी पे मान लीजिए डी के लेफ्ट पे, ठीक है, मान लो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। मान लीजिए ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए P2 पे क्रिएट हो रहा होगा, किससे? Q1 से, मान लीजिए ऐसे करके, तो Q2 शायद उसको कैंसिल कर दे रहा होगा। तो यहाँ पे एक एजम्पशन के तौर पे मान सकते हैं कि हाँ, Q2 के कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकता है। क्यों? मान लो Q2 क्रिएट किया होगा तो Q1 उसको शायद कैंसिल कर दे। Q2 मान लीजिए 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा राइट की तरफ, ठीक है, तो 5 न्यूटन पर कूलम वो बना दे लेफ्ट की तरफ और वो काट दे उस पॉइंट पे। ठीक है, तो Q2 के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, फाइनाइट Q2 के राइट में फाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकता है, हैव अ सम होप, बट Q1 का नहीं हो सकता, क्योंकि Q1 तो ऑरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी भी सही है, यानी ए और डी। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बोल दे। Q1 से चार्ज ऑरिजिनेट हो रहा है, Q2 में टर्मिनेट हो रहा है। Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, इसलिए मैग्नीट्यूड में Q1 बड़ा। ऑप्शन ए सही, तो बी गलत। अब सी में कहता है Q1 से कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं संभव है, क्योंकि Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला है। तो कुछ दूरी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ते नहीं, ये वाला इक्वेशन, ए बराबर ई प्रोपोर्शनल Q1 बाई आर स्क्वायर, Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई आर स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हो सकता है? एक तो Q भी ग्रेटर है और R छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका हो सकता है क्योंकि ये ऑरिजिनेट नहीं कर रहा है, तो हो सके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बनाए इस पॉइंट पे, तो ये इसको आके कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। इसको नोट कर ले। इसको मिटाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है IIT एडवांस 2003 का। IIT एडवांस 2003, देखिए सवाल। ये IIT एडवांस 2003 का एक सवाल है, ये आप लोग को मैंने होमवर्क दिया आज। इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करें,
और इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। मेटालिक सेल हैज़ अ पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी, तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपको बताना ये एक सेल है, ये ऐसे पेंटेड है, इसको पेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे में सेल है, हॉलो है, मतलब ये खाली है, और यहाँ पे इसमें एक पॉइंट चार्ज डाल दिया है इसके कैविटी में। तो बताओ उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा दिखेगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है इसके। आप इसको बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और उसके बाद मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज और कुछ सवाल मैंने बता दिए। इससे ज़्यादा का सवाल आता नहीं है। आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। मैं आपको जल्दी दूसरे वीडियो में बनाऊंगा और जल्दी आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।